The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो आज से हम जो पेपर सॉल्विंग बैच है उसकी ट्रायल क्लासेस ले रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए कि इसमें हमें क्या प्रिपेयर करके रखना है और कैसे उसको क्लास को अटेंड करना है। देखिए, पेपर जब हम पुराने हल करते हैं तो दो चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखना है। एक तो पेपर तो जो बैच बनेगा उसके फोल्डर में रहेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपने एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें दो चीज़ें होंगी। एक सेक्शन में होगा आपका पेपर होगा, पेपर के बाद में आप हेडिंग डालोगे जो भी पेपर सॉल्व होगा, और उस पेपर में जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, सपोज ये मैं एक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जैसे ये BHU 2009 का है और सपोज मैं इसका पेपर लगा रहा हूँ, मुझसे 10वां क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं 10वां क्वेश्चन लिखूंगा और उसके जो भी आंसर है वो सामने लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद में जब मैं इसका रिवीजन करूंगा तो और मार्क कर लूंगा कि ये क्वेश्चन अब मेरे से होने लग गया है, तो उसको और हाईलाइट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन और ध्यान देना है। तो एक सेक्शन आपको बनाना होगा रजिस्टर में, जो भी पेपर हल करेंगे उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, नॉर्मली आपने जितना पढ़ा है, आपकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है वो आपको एज इट इज लिख लेना है। दूसरा, आपको एक फोल्डर बनाना है रिवीजन का। रिवीजन में आप क्या करोगे, अभी हम कोई पेपर हल करेंगे, पेपर हल करने के बाद में आपको फील होगा कि ये टॉपिक मैं भूलता हूँ, अभी ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में आंसर देते समय मुझे याद नहीं आ रहा था एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो आप जो रजिस्टर में टॉपिक बनाया होगा आपने, रिवीजन करके हेडिंग बनाई होगी, उस रिवीजन हेडिंग में आप लिखोगे कि मुझे शरीर रचना का ये वाली चीज रिवाइज करनी है, आगत की ये चीज रिवाइज करनी है। जो चीज में आप कंफ्यूज हो गए उसकी एक रिवीजन लिस्ट बनानी है आपको, है ना। इससे क्या होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है। रिवीजन करते हैं तो आप पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करने बैठ जाते हैं, या फिर पूरा ही जो है एक प्रॉफ रिवीजन करने लगते हैं। उससे आपको डेली रिवीजन में क्या करना है वो आपको पता चलने लग जाएगा। जब आप पेपर में जो चीजें आपसे नहीं बनेंगी उसको अलग से लिखोगे। ठीक है, ओके। तो आज जो हम पेपर हल करने जा रहे हैं ये MPPSC का ही पेपर है। MPPSC बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो MPPSC ने 2017 में एक एग्जाम कंडक्ट कराई थी जो कि आयुर्वेदा एक्सपर्ट पोस्ट के लिए थी। तो ये 2017 का MPPSC का ही पेपर है, पेपर स्टैंडर्ड है, उसको अपन हल करेंगे और जो चीजें हमें ध्यान देनी उन चीजों पे ध्यान देंगे कि पेपर हल करते समय क्या चीजें ध्यान दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो क्वेश्चन पढ़ते समय समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम पढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल कीट की संख्या कितनी है। तो आपको पढ़ के समझ में आता है कि यह क्वेश्चन जो है आगत विषय का है। ठीक है, तुरंत उसके बाद में ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो सुश्रुत संहिता में जो कल्प स्थान है सुश्रुत का, उसमें 8वां अध्याय है कीट कल्प अध्याय, वहां से ये क्वेश्चन आया है। इतना तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर है तो आप सही दिशा में जा रहे हो, आपकी स्टडी सही है। आप इसके आंसर में जाते हैं तो हमें मालूम है कि सुश्रुत संहिता में जो कीट विषयों की संख्या है वो 67 बताई गई है। इसमें आंसर ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कीट विष की संख्या 67 होती है, उसमें बातज 18 होते हैं, 18 की बहू, ठीक है, पित्तज जो है वो 24 होते हैं, लड़का 24 का, ठीक है, कफज जो है वो 13 होते हैं, और सन्निपातज जो होते हैं कीट वो होते हैं 12। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये 67 हो जाती है। ठीक है, इस कारण से ये 67 है और इसको नोट्स में भी लिखा हुआ है, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 75 कोई संख्या नहीं है जो कि कीट से संबंधित है। 62 200 के विकल्प भेद होते हैं लेकिन कीट से कोई संबंधित नहीं है। 60 जो अगत होता है षष्टांग, उसमें जरूर 60 औषधियां होती है लेकिन यहाँ पर वो भी कीट से संख्या से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 67 है, ये हमें मालूम है और एग्जाम हॉल में ही हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, यहां पर हमको ये चीज समझनी है कि पेपर पैटर्न में अगध में ऐसा होता है कि उसमें संख्या पूछी जाती है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जब भी आप तैयारी करो तो अगध वाला एक बेसिक क्वेश्चन बनाता है कि कीट विष कितने होते हैं, मूसक विष कितने होते हैं, वृश्चिक विष कितने होते हैं। क्योंकि अभी जब हम कंटिन्यूस दूसरे पेपर लगाएंगे तो आप एक गौर करोगे कि किसी पेपर में वृश्चिक की संख्या पूछी गई है, किसी लूता की संख्या पूछी गई, किसी में मूसक की संख्या पूछी गई है। तो यहां से आपके दिमाग में एक क्लियर फिगर बनना चाहिए कि अगध में एक क्वेश्चन सिंपल संख्याओं का आता है, जिसमें मूसक विष की संख्या, वृश्चिक विष की संख्या, लूता विष की संख्या, सर्प विष की संख्या, सांप की संख्या, कीट की संख्या पूछी जाती है।
ये आपको एक कंसेप्ट यहां से लेके चलना है, ठीक है, तैयारी करते समय। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस में। जिस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि तद अम्ल वर्ग समन सर्पी मधु युक्त उपयुक्त श्लोक निम्नलिखित में से किस व्याधि की चिकित्सा से संबंधित है। तो हम अम्ल चीजों का प्रयोग कर रहे हैं किसी चीज का समन करने के लिए, किसके साथ, सर्पी और मधु के साथ। आप सभी को मालूम है सर्पी मधु सम्यक दग्ध में काम में करते हैं, मतलब दग्ध में ये चिकित्सा में काम में आते हैं। अब ऐसा जब आप पढ़ते हो कि ये सर्पी मधु जो है वो दग्ध की चिकित्सा में काम में आते हो, तो एग्जाम हॉल में जो माइनस मार्किंग है वहां पर आपको निर्णय लेना आसान हो जाता है कि इसमें से ये दो आंसर तो नहीं हो सकते, क्योंकि मधु सर्पी दग्ध में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर तो इस क्वेश्चन में से नहीं हो सकते। अब आंसर या तो अतिदग्ध का है या क्षार दग्ध का है, ठीक है। ये अप्रोच आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। तो जब आप अतिदग्ध की चिकित्सा पढ़ते हैं तो अतिदग्ध की चिकित्सा वहां पर जो बताई गई है वो हम पढ़ते हैं कि सम्यक दग्ध की होती है पित्तज विदिति के समान, और अतिदग्ध की चिकित्सा होती है पित्तज विसर्ग के समान। चूंकि अतिदग्ध की चिकित्सा पित्तज विसर्ग के समान है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं यहाँ पर क्षार दग्ध। क्षार दग्ध यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि क्षार जो है वो अल्कनाइन होता है, यानी उसका पीएच जो है वो कितना होता है, 7 से ऊपर होता है। और अम्ल जो होता है, एसिड जिसे हम कहते हैं, उसका पीएच हमेशा 7 से नीचे होता है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इसलिए क्षार की चिकित्सा में अम्ल का प्रयोग होता है ना। अम्ल का प्रयोग किसकी चिकित्सा में होता है, क्षार दग्ध की चिकित्सा में होता है। इस प्रकार से आपको ये आंसर देना आसान हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्षार दग्ध। क्षार दग्ध जो है व्रण चिकित्सा इसका सही आंसर है, ठीक है। जहां तक दूसरों की बात है तो सद्दो व्रण की चिकित्सा जो सुश्रुत में बताई गई है उसमें लिखा है कसाय मधुरा शीत क्रिया स्निग्ध योजित, यानी कसाय मधुर। सद्दो व्रण में चूंकि ब्लीडिंग हो रही है इसलिए हम कसाय चीजें यूज करते हैं, मधुर चीजें यूज करते हैं जो स्तंभन करती हैं। और दुष्ट व्रण में ऊर्ध्वाधा विशोषण, ऊर्ध्वाधा शोधन, विशोषण और रक्त मोक्षण किया जाता है। तो ये भी इनकी चिकित्साएं भी सेम है, लेकिन चूंकि हम मधु सर्पी से इस निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच सकते हैं कि ये नहीं हो सकते। तो अगर हम इन पे भी गौर करना चाहें तो मैं अभी जो पढ़ने का फायदा ये है कि हम सभी पे गौर कर लें। तो ऊर्ध्व आधा शोधन कराते हैं हम इसमें दुष्ट व्रण में, उसके बाद में विशोषण चिकित्सा बताइए, और विशोषण के बाद में रक्त मोक्षण, ये होता है दुष्ट व्रण में। तो दुष्ट व्रण भी अगर ऑप्शन में था तो वो भी हमने समझ लिया। और सद्दो व्रण में ब्लीडिंग होती है तो पहली चीज कसाय मधुर, कसाय स्तंभन करता है, कसाय मधुर। और टाइम पे बर्फ अपन लगाते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग रुकती है, तो शीत क्रिया, ये पहली लाइन इसमें आती है। ये अपने पढ़ने का विस्तार है, ये हम इस पेपर से और अपने आप को कितना बेटर करते जाएं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे में। तीसरा क्वेश्चन है दोष धातु मल मूला ही देहस्य किसका है। तो ये वाला जो चीजें नोट्स में लिखी हैं वो तो आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीजें नोट्स में हैं और हमने पढ़ी भी है कि सुश्रुत का श्लोक है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। सुश्रुत का सिंपल सा श्लोक है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ठीक है। तो ये सुश्रुत का श्लोक है। और ये वाला जो श्लोक है जिसमें लास्ट में या आता है, ये हमारा फंडा है कि ये अष्टांग हृदय का होता है, क्योंकि अष्टांग हृदय में भी लास्ट में या आता है। ऐसा हम पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय का श्लोक ये है, नोट्स का ही है, कंपेरिजन करते हुए पढ़ते हैं तो इसमें बिल्कुल गलती होने की संभावना नहीं है। इसका आंसर क्या है, आचार्य बागभट्ट। ठीक है। और सारंगर का है दोषणा दोषणा धारणा धातुआ मल्लिकर्णा मला। रस बागभट्ट तो फिजियोलॉजी से संबंधित नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन फिजियोलॉजी का है, ये भी गौर करते जाना है कि हमें किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आते हैं असक मांस कफ और मेद के सार के भाग से क्या निर्मित होता है। तो ये जो अंगों का निर्माण है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, शरीर रचना से। शरीर रचना भी आपको समझ में आना चाहिए, और जिन्होंने संहिता पढ़ी उनको मालूम है कि सुश्रुत शरीर में ये बताया गया है। तो याद रखने का तरीका जो वृषण का होता है वो मेरी कमर के नीचे होते हैं वृषण। तो मेरी कमर का मतलब क्या है, इसमें मेरे का मतलब होता है मेद, कमर में का, ये मांस का मां, और ये रक्त का रा होता है। तो ये वृषण का मेरे कमर होता है। हृदय का केआर होता है, कफ और रक्त, क्योंकि कर लगता है हृदय पर। बस्ती का त्रिदोष और रक्त होता है, और वक्र होते हैं एमआर, वक्र का एमआर फॉर्मूला होता है मेद और रक्तसार से बनते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं।
तो पूरी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। किसके लिए? इसका सही आंसर क्या है? वृषण। ठीक है, किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है सूची मिलाने का। सूची वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीएससी एग्जाम में। तो यहाँ पर सूची बताई गई, एक जगह एक तरफ गण लिखे, एक तरफ उनके फलश्रुति लिखी है। तो गण जो है वो हमेशा एक प्रकार से सुश्रुत संहिता में गण बताए गए, अष्टांग हृदय में गण बताए गए हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, सुश्रुत संहिता सुश्रुत सूत्र का क्वेश्चन है, 37 चैप्टर से आया है। ठीक है, ये दिमाग में आपके चलना चाहिए तुरंत। या फिर सुश्रुत के अलावा गण जो है वो कहाँ बताए गए हैं? तो अष्टांग हृदय में बताए गए हैं। ठीक है, या फिर ये अष्टांग हृदय का हो सकता है। अष्टांग हृदय में 15वां अध्याय है, 15वें अध्याय में इनका वर्णन है। तो अब कोई भी जो तैयारी करने वाला होता है वो एक एक गण के डिटेल चीजें नहीं पढ़ता अनटिल वो द्रवगुण में बहुत ज्यादा माहिर ना हो। तो अब चूंकि जोड़े बनाने वाले हैं तो क्वेश्चन की अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें इसमें कितना आता है। तो इस सुरसुरादि गण पढ़ते हैं तो मुझे मालूम है सुरसुरादि गण की वो क्रमी नाशक होता है, इतना तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। तो ज्यादा नहीं मालूम है इस क्वेश्चन के मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि ये सुरसुरादि गण जो है वो क्या होता है? क्रमी नाशक होता है। ठीक है, तो सुरसुरादि गण तो मालूम है कि क्रमी नाशक होता है। दूसरा वरुणादि गण है। वरुणादि गण के बारे में जो भी अपन पढ़ते हैं नोट्स में भी लिखा हुआ है कि वो अंतर विदिति नाशक होता है, बाह्यंतर विदिति का नाशक होता है। वरुणादि गण कांचनार गुगलू में होता है, कांचनार गुगलू गंड वाला गलगंड में दी जाती है, ग्रंथि वगैरह में शोथ में दी जाती है। तो ये चयापचय की बीमारी है तो अग्नि में काम करेगा वरुणादि। ये इतना समझ में आ सकता है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, सबसे कॉमन से हल कराना सिखा रहा हूं मैं। फिर आते हैं लोद्रादिगण और अर्कादिगण। अर्कादिगण में लिखा है, यहाँ पर लिखा है कफ में तो विसापा। तो ये विसापा कौन हो सकता है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अर्क एक स्थावर विष है तो वो स्थावर विष का प्रयोग जांगम विष में किया जा सकता है ना। इसका मतलब अर्कादि गण में कफ मेदो विसापा हो सकता है। कफ मेदो विसापा इसलिए क्योंकि अर्क बरम भवन विरेचन दोनों का काम करता है, तो कफ और मेद दोनों को दूर कर सकता है। तो कुल मिला के ये ना मैंने पढ़ा है लेकिन आपने पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच कैसे निकाली हमने? हमने ये निकाली कि दो चीजें हमें आती हैं कि सुरसुरादि गण जो होता है वो क्रमिनाशक होता है। ठीक है, और अर्क जो है वो विष का नाश करेगा क्योंकि स्थावर में जांगम में स्थावर विष का प्रयोग होता है। अब केवल हमें दो चीजें मालूम है, अब हम इनके ऑप्शंस में जाते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि सुरसुरादि गण का आंसर 2 किस में दिया है। तो सुरसुरादि गण का आंसर 2 ए और बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, इस पे आपको निष्कर्ष पे आ जाओगे कि ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है कि पहले में का आंसर दूसरा होना चाहिए। तो जब आपको एग्जाम हॉल में ये मालूम हो कि 2 में से एक आंसर सही है तो 100% आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, यहाँ आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब बी का इन्हें बताया कि तीसरा होता है। ठीक है, और दूसरे ने बी का बताया हुआ है कि चौथा होता है। तो चौथा विष वाला तो अर्क का होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इसमें पहला वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। जो हमारी समझ है, पहले का आंसर दूसरा होना चाहिए, चौथे का आंसर डी होना चाहिए। ये एक ही में मिल रहे हैं, इस प्रकार से ये अपना आंसर सही हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन देख के घबराते नहीं है या पहले गिव अप नहीं कर देते हो कि ये तो हमने इतना डिटेल पढ़ा ही नहीं है तो ये हमसे नहीं बन सकता है, अगर आप ये अप्रोच रखते हो एग्जाम हॉल में तो फिर आप इसको सही नहीं कर पाओगे। और जो मैंने सिंपल कि बेसिक्स थोड़ा तो नॉलेज है आपको, सुरसुरादि गण मतलब क्या होता है, वो क्रमी में काम में आता है। सुरसुत ने खूब उसका यूज किया है क्रमिनाशक में। अर्क स्थावर विष है तो जांगम विष को दूर कर सकता है, तो विसापा अर्क वाला होना चाहिए। ये दो बस इतनी जानकारी के आधार पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये आपकी अप्रोच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसको गिव अप कर दो कि ये तो नहीं आता मेरे से। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है अप्रोच आपको 5वें क्वेश्चन की? ओके, आगे बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन में आते हैं इस पेपर के। तो छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन जो है चिकन पॉक्स किस विषाणु के संक्रमण से होता है। तो चूंकि मैंने क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ाया है कि चिकन जो होता है वो बहुत बिकता है, तो यहाँ पर आता है वेरी और सेला। इसको मैं बहुत अच्छे से याद कराता हूँ क्लास में। वेरी का मतलब होता है बहुत और सेल का मतलब होता है बिकने वाला। चिकन कॉर्नर होते हैं, तो वेरी सेला इसका आंसर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका आंसर यही है। 2 मिनट में आपका उसका आंसर आ गया। थोड़ा सा हम चूंकि पढ़ रहे हैं तो इनका कहते हैं कि औरों में मिक्स कौन सा होता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो दूसरों में मिक्स हो जाता है, एक बच्चे से दूसरे फिर बच्चे में जाता है। रेब्डो वायरस जो है रेबीज का है। ठीक है,
और जो है अरबों के नाम से अरबों रुपयों की कमाई किससे होती है? डेंगू से होती है। तो डेंगू का क्या होता है? आर्बो वायरस होता है। डेंगू का क्या होता है? आर्बो वायरस होता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है कार्स बेवर्ण जननी विषम किसके लिए कहा गया है? कार्स का मतलब होता है वीकनेस आना, है ना, जो है जिसमें खून की कमी होती है उसमें होता है। तो दो जगह ये पढ़ने को मिलता है, एक तो लोहित छाया में पढ़ मिलता है और दूसरा आरजस्का में मिलता है। तो जल्दी बताएं चैट बॉक्स में किसका आंसर क्या है? आरजस्का है कि लोहित छाया है? कितने लोग के अनुसार बी है, कितने लोगों के अनुसार डी है? चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब इसमें आते हैं। तो जो दो जगह ये लाइन आती है, एक तो आरजस्का में लाइन आती है कि वो लाइन जो इसमें आई है वो ही है, आरजस्का की लाइन है ये प्रकार से, जिसमें आता है कार्स बेवर्नियम जननी विषम। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो लोहित छाया उसमें भी श्लोक होता है सादाह, क्योंकि लोहित छाया जो है वो मात पित्तज होती है, इसलिए उसमें श्लोक में सादाह लिखा रहता है। सादाह कार्स जननी कार्स बेवर्ण्यम यस्या या सा लोहित छाया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कई लोग लोहित छाया और आरजस्का में कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर इसका आरजस्का है। याद रखने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि जननी शब्द आता है, जननी हम माता को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं, फीमेल को कहते हैं। और यहाँ पर जो है फीमेल में क्या आता है? रज आता है। आप सभी को मालूम है यहाँ पर रज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर वीकनेस है। तो ये फीमेल वाला ये जननी जिसमें लिखा है वो आरजस का आंसर है। लोहित छाया में छया लिखा हुआ है तो क्षय हो जाता है, यानी जननी शब्द इसमें नहीं आता है। ये आपको बस गौर करके रखना है, इसमें जननी शब्द यहाँ पर इस वाले श्लोक में नहीं आता है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा ये वाला कंसेप्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, दोनों क्वेश्चनों के बीच में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन वही बनते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो ये बात पित्तज है, इसलिए पित्त का लक्षण इसमें जरूर लिखा है सादा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि सादृश एक जैसी चीजें दिखने वाली चीजें और सा विपर्य वो आपकी स्मृति का कारण होते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको बनाते हैं जो एक जैसे होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि लोहित छाया में भी थोड़ा मिलती जुलती लाइन आती है, काश विवरण दोनों में आता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो जननी शब्द को ध्यान रखना। जननी जो है क्या जन करती है, जन्म कर नहीं कर पा रही, रज को नहीं कर पा रही, तो आरजस का है, ऐसा आप तो याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है, कथन ये कहता है कि फिमोरल हर्निया महिलाओं में प्राय होता है। बिल्कुल सही है, फिमोरल हर्निया महिलाओं में भी होता है। कारण है महिलाओं में फिमोरल ग्लैंड पुरुष की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है। चौड़ी पेल्विस फिमोरल वाहिकाओं का आकार छोटा होने से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है कि दोनों ही कथन सही है और ए आर दोनों ही सही है, और आर जो है ये का सही स्पष्टीकरण है। तो ये तो सिंपल बनाया उन्होंने, आराम से आप इसको हल कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इनके आंसर वाले। फिर बढ़ते हैं अपन 8वें के बाद में 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन है कि हम हयतन मेधा अग्नि बल वर्धन, है ना, क्या ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में मेधा अग्नि बल को बढ़ाती है? ठीक है, अब इसमें चूंकि अग्नि मेधा लिखा हुआ है तो मेधा स्तन पीने से तो नहीं बढ़ता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कैसे भी करके। ठीक है, ठीक है, तेल में कभी मेधा शब्द नहीं आ सकता है। तेल घृत में जरूर मेधा आता है, तो तेल भी सही आंसर नहीं हो सकता। तो ये दो तो है नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, सिंपल, जितना अपन लॉजिक जानते हैं उसके हिसाब से पेपर को हल करते हैं। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो है ना, मेधा नहीं बढ़ाता है कोई भी तेल। ठीक है, अब तेल में लाइन नहीं आती अनटेल अनटेल, अपन स्पेशल कोई ज्योतिषमती तेल पढ़ रहे हो तो फिर ज्योतिषमती लिखना पड़ता उनको। तो यहाँ पर घृत में जरूर चक्षु कामा, प्रहर्ष कामा और मेधा प्रहर्ष, ये सब घृत में आता है। पर कामा कामा करके शब्द दिया हुआ है चरक में स्नेह अध्याय में, तो घृत में भी ऐसी लाइन नहीं है। तो ज्यादातर इसमें जो संभावना है सही होने की वो स्वर्ण प्राशन है, क्योंकि स्वर्ण प्राशन बिल्कुल सही बात है, मेधा को भी बढ़ाता है, अग्नि को भी बढ़ाता है और बल को भी बढ़ाता है। तो ये तीनों चीजें इसमें फिट हो रही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्वर्ण प्राशन है। ठीक है, अप्रोच आपकी होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। इसके बाद में आते हैं अपन 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन है कि 9वें के बाद में 10वें क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है त्रिकार्षिक जो है
में कौन सा द्रव्य नहीं होता है? तो त्रिकार्षिक चतुर्कार्षिक ये हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? द्रवगुण के क्वेश्चन है। ठीक है, द्रवगुण में हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो जो त्रिकार्षिक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सन, ऐसे एन, सन से याद रखते हैं उसको। इसमें घटक के रूप में सा से सुंटी होती है, ए से उसमें अतिविसा होता है, और जो है एन से नागरमोथा होता है, जिसको हम मोथा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन कौन से घटक इसके अंदर दिए हैं। अतिविसा, मुस्ता, सुंटी। गुण इसमें नहीं होता है। तो कुल मिला के गुण जो है सही आंसर है कि गुण इसमें नहीं होता है। इसी को हम एक्सटेंड करते हैं अपनी नॉलेज को, तो इसी से एक चीज होती है जिसको बोलते हैं चातुभद्र। चातुभद्र का फॉर्मूला जो है ऐसे एन जी हो जाता है, संग हो जाता है। उसमें ये तीन चीजें जो है, इसके अलावा गुड़ची और होता है। तो ये आपको पढ़ते समय मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। ठीक है, द्रवगुण का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको तुरंत पिक करना है कि द्रवगुण में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो अपन पढ़ते हैं, त्रिकटु, स्वल्प त्रिफला, मधुर त्रिफला, 10 मूल, है ना, पंच तृण पंचमूल, बिदारी पंचमूल। इस टाइप के क्वेश्चन द्रवगुण में हमेशा आते हैं हर पेपर में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मन से संबंधित। चिंतन, विचार, उदेय, संकल्प में भी ये क्या है? क्वेश्चन कहाँ से आया है? तो यहाँ पर शायद पदार्थ विज्ञान उसमें होगी सिलेबस में, इसलिए पदार्थ विज्ञान से आया है। या फिर चरक का जो सारी स्थान पढ़ते हैं तो उसमें भी पहले चैप्टर में सारी मन के कर्म बताए गए। तो जहां तक नॉलेज की बात है, अपन सारी नॉलेज को याद कर लेते हैं कि एक होना और अणु होना मन के गुण होते हैं। मन का लक्षण क्या होता है? ज्ञान का होना या ना होना। ज्ञान स्वभावो भावयुक्ता। मन हमारा लगा रहता है तो हमें याद होता है, मन अगर नहीं लगता है तो हमें याद नहीं होता है। तो ज्ञान का होना या ना होना किसका लक्षण है? मन का है। मन के कर्म जो होते हैं, इंद्रिया भी निग्रह, कर्म मनसा श्वासा निग्रह। मन का काम इंद्रियों का निग्रह है ना, इंद्रियों को निग्रह करना है और स्वयं को भी निग्रह करना है। इंद्रिया भी निग्रह और स्वयं स्वास्थ्य निग्रह। और इसके अलावा मन के कर्म जो होते हैं वो ऊह और विचार होते हैं। ये जो यहाँ पर दिए हैं मन के विषय हैं, जो कि होते हैं चिंतन, विचार, उदेय, संकल्प। तो ये इसका आंसर क्या है? विषय है। सिंपल क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान में अपन पढ़ते हैं, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है और कंफ्यूजन वाली भी चीज नहीं। अगर कंफ्यूज होते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया कि क्यों। अप्रोच आपकी पेपर की तरफ क्या होना चाहिए कि दूसरी चीजें, ऑप्शन ये बी क्यों सही नहीं है, ये सी क्यों सही नहीं है, ये डी क्यों सही नहीं है, ये आप एग्जाम हॉल में करके आओ। उस ऐसा करने से क्या होगा? आप श्योर सॉलिड होगी कि हाँ मेरा आंसर सही है, मुझे मालूम है कि मन के कर्म क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। फिर आते हैं, किस व्याधि को दुष्चिकित्सीय कृतास्पद कहा गया है? तो ये जो क्वेश्चन है, एक प्रकार से व्याधि वाले पे पहुंच गए हम। तो काय चिकित्सा का क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैं तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन काय चिकित्सा से आया है। और हम चरक पढ़ते हैं तो वहां पर चरक में जो चैप्टर है अपस्मार का, अपस्मार में 10वां चैप्टर, और 10वें चैप्टर का ये 65 नंबर का श्लोक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आगे आप, अगर आपने क्वेश्चन पहली बार देखा है तो आपको इसका रेफरेंस पता चल जाए। यहाँ पर जो अपस्मार है उसके बारे में 3 चीजें कही गई हैं कि अपस्मार तो एक तो दुष्चिकित्सीय होता है, कृतास्पद होता है, एक लाइन और यहाँ पर छूटी रहती है, वो चिरकारी होता है, लंबे समय तक शरीर में पड़ा रहता है। तो 3 चीजें होती हैं। अपस्मार जो है दुष्चिकित्सीय, चिरकारी और कृतास्पद होता है। तो इनके, इसका कहने का मतलब है कि बहुत आसानी से ठीक नहीं होता है, लंबे समय तक बना रहता है। और कृतास्पद का मतलब होता है कि आपके शरीर में घर बना लेता है ना, शरीर में जड़ बना के रहता है, शरीर में जड़ बनाकर रहने के कारण इसको कृतास्पद कहते हैं। किसको कहते हैं? अपस्मार को कहते हैं। ये सारा जो इसका आंसर जो है वो अपस्मार है, चरक में ये बताया गया है। और क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, अपस्मार का है। इसके बाद आते हैं अपन 13वें क्वेश्चन में, जो कि है अनंतवाद में कौन सा दोष होता है। तो अनंतवाद और संख्यक, सूर्यवर्त हम जब पढ़ते हैं तो अनंतवाद जो है सभी आचार्यों के हिसाब से त्रिदोषजी होता है। तो अनंतवाद में कौन सा दोष होता है? त्रिदोष है। सूर्यवर्त में जो है वात रक्त दोष होता है, वी आर सूर्य, और वातच वात कपच अर्धावेदक होता है। तो अनंतवाद त्रिदोषज सिंपल क्वेश्चन है। ये तो शिरोरोग का है, सालाक्य का क्वेश्चन है।
इसका मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये गौरना है, रिवीजन की लिस्ट इसको कहते हैं। अगर आप इसको भूलते हो तो आपको तुरंत रिवीजन में लिखना है कि मुझे इनको इस चीज को रिवाइज करना है कि कौन से शिरोरोग में कौन सा दोष रहता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन, गुड़ शहद दही किस व्याधि में विदित है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार आते हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रेस देते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने नहीं पढ़ा। और एक बार आपको कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में मिल जाता है तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। जब ये एमबीपीएससी 2017 में मैंने दी तो मुझे मालूम था कि ये क्वेश्चन 2015 में जो है शिमला पीजी में पूछा जा चुका है, तो उसका आंसर समझ में आता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस के कैसे हल किया जाता है वो समझें। गुड़ के साथ हम दे रहे हैं दही। ठीक है, आप सभी को मालूम है दही का क्या काम होता है। दही अभिसंधि होता है, अभिसंधि होता है, अभिसंधि होता है। अभिसंधि कहने का मतलब है कि वह गति जो होती है उसका अवरोध कर देता है, चलती हुई चीजों को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें चारों में कौन सा गति वाला होता है, तो वो केवल बातज होता है। बात गति करना ना, गति करता बात है। और उसके बाद में बात लंघन करने से बढ़ता है, गुड़ से क्या हो जाता है, भ्रंगण हो जाता है। तो कुल मिला के ये दोनों चीजें गुड़ और दही बात की चिकित्सा है, इसलिए इसका आंसर क्या है, वातज तृष्णा है। ये क्वेश्चन पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको लग सकता है कुछ स्पेशल है, बाकी इसको एक बार देख लोगे तो आपको मालूम रहेगा कि क्वेश्चन स्पेशल नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आया है, अष्टांग हृदय की लाइन है ये। अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय जो चिकित्सा पढ़ते हैं हम, चिकित्सा का 6वां चैप्टर है, उसका 68 नंबर का श्लोक है। ठीक है, तो जो चीज मैंने समझा दी आपको, दही अभिसंधि होता है तो गति रोकेगा। गति केवल एक ही चीज में है यहाँ पर, वात में, तो वात तृष्णा का है, ये भूलोगे नहीं आप। और गुड़ जो है इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भ्रंगण करने से भी बात का समान होता है। गुड़ शायद दही दिया जाता है। ये बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अपन 15वें क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन द्रवगुण से संबंधित है। द्रवगुण में आप कोई ना कोई टेक्स्ट बुक्स की किताब का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो भाव प्रकाश से पूछा जाना है कि प्रतान हेन मधुरा तिक्ता सर्वकंडु विनाशिनी किसके संदर्भ में कहा गया है। यहाँ 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं, दारू हरिद्रा, वन हरिद्रा, हरिद्रा और आमगंधी हरिद्रा। तो जो भाव प्रकाश है उसमें हरिद्रा के जो है 4 भेद बताए गए हैं, सभी के गुण बताए गए हैं। तो जो दारू हरिद्रा होती है वह कर्ण रोग और कर्ण कमन नेत्र रोग नाशक होती है। उसके पीछे कंसेप्ट होता है कि दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट जो है वो रसायन होता है। रसायन आपको मालूम है नेत्र से शराब निकालने के काम में आता है, इसलिए दारू हरिद्रा तो कर्ण रोग और नेत्र रोगों में काम में आती है। जहां तक वन हरिद्रा का बात है तो मैं यहाँ पर वन जो ओ यानी वन, 2 ऐसे रोग जिनमें एक ही जैसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कुष्ठ और वातरक्त, इनके पूर्व वन होते हैं यानी समान होते हैं। तो ये कुष्ठ और जो है वातरक्त नाशक जो है होती है वन हरिद्रा। अगर आप याद नहीं रखते हो तो इस फंडे से याद रख सकते हो, वन दोनों के पूर्व समान होते हैं कुष्ठ और वातरक्त के। हरिद्रा कौन लगाता है, तो हम हमारे साथ सभी लोग त्वचा में लगाते हैं। आप सभी को मालूम है कि हरिद्रा त्वचा में लगाई जाती है, शादी होती तब भी लगाई जाती है, तो त्वक दोष में अच्छा काम करती। और निशा आमल की आपने सुना होगा, हरिद्रा प्रमेय में भी दी जाती है, प्रमेय की एकल औषध भी बताई गई है, तो प्रमेय नाशक होती है। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, और केवल जो इसको याद करके बस ये कि आमगंधी हरिद्रा है ऐसा याद करेंगे तो वो एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो ये आमगंधी हरिद्रा है, उसी को कर्पूर हरिद्रा कहते हैं। कर्पूर हरिद्रा का ये श्लोक है जो आपके सामने ऊपर लिखा है कि कर्पूर हरिद्रा जो होती है वो पित्त को बढ़ाने वाली हृद होती है, मधुर तिक्त होती है, सर्वकंडु विनाशनी होती है, कंडु का नाश करने वाली होती है। तो ये आम दवाई है कि कपूर, नारियल तेल में कपूर मिलाने से आपकी सारी खुजली दूर हो जाती है। ये मेरा फंडा है। कभी कभी जो है आपके ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको स्किन डिसीज की दवाई चाहिए होती है लेकिन कुछ नहीं होता, तो ये कह देते हैं कि नारियल तेल में कपूर मिला के लगा लेना। तो ये वाला जो आंसर है 15वें क्वेश्चन का आंसर डी है, आम गंधी हरिद्रा का है, जिसको कपूर हरिद्रा भी कहते हैं। और ये भाव प्रकाश का क्वेश्चन है, द्रवगुण में नोट्स में लिखा है, कोई नया नहीं है, रिपीट होता है, कई जगह एग्जाम में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर में। 16वां क्वेश्चन जो है हरितकी का कौन सा भेद रेचन होता है। तो जो है ये भी क्वेश्चन द्रवगुण का है, भाव प्रकाश से आया है। आपको ये समझना होगा, एग्जामिनर कोई भी पेपर बनाएगा तो उसको रेफरेंस के लिए बुक चाहिए होगी, इसलिए भाव प्रकाश पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो रेफरेंस के लिए कहाँ से रेफरेंस देगा आंसर का। तो 7 प्रकार की हरित की भाव प्रकाश में बताई गई है। उसमें चेत की जो नाम की जो हरित की होती है, उसमें कहते हैं उसके शब्द को छोड़कर बाकी सभी विषय जो है, शब्द को छोड़कर बाकी सभी विषय जो है क्या होते हैं, रेचक होते हैं। मतलब शब्द रेचक नहीं होता, अन्यथा मैंने बोला अभी जो है चेत की, तो मुझे अभी तक भाग जाना चाहिए था बाथरूम, है ना।
तो ये शब्द को छोड़ के चेत की रेचक होती है, ये इसका आंसर क्या है, चेत की है। ठीक है, ये नोट्स में भी लिखा है और आपने पढ़ा भी है कई बार, कोई कठिन नहीं है। जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हम दूसरी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। रोहिणी क्या करती है, रोहिणी 7 प्रकार की हरितकी में आती है, व्रण का रोहण करती है। तो रोहिणी का काम व्रण रोहण है, इसलिए सही आंसर नहीं है। अमृता का काम शोधन होता है, अमृत हमारे शरीर में क्या काम करता है, शोधन, अमृता शोधन करती है। और अभय, डर किसमें दिखाई देता है, आंखों में, आंखों में डर नहीं है तो कुछ नहीं है। अक्षी रोग नुत होती है अभया, ऐसे फंडे से मैं आप सभी को याद कराता हूं। तो अभया जो है अक्षी रोग नत है, इसलिए ये बाकी 3 ऑप्शन सही नहीं है। आपका सही आंसर क्या है, चेतकी है। पेपर में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, पढ़ा और आगे भाग गए, आंसर ये है आगे भाग गए। उसमें आपका एक सिली मिस्टेक कहीं पर एक होगी तो आपको फिर वो क्वेश्चन का आंसर जीने नहीं देगा। इसलिए बाकी सही क्यों नहीं है ये भी बताते हुए आपसे बनना चाहिए। अब आते हैं आहार शक्ति की परीक्षा कैसे की जाती है। तो 2 प्रकार से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक तो क्वेश्चन हम जब विकृति विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें 10वीं परीक्षा में आता है परीक्षाएं, तो विकृति विज्ञान का क्वेश्चन है। दूसरा जो है चरक संहिता में 10वीं परीक्षा बताई गई विमान स्थान में 8वें चैप्टर में, वहां से क्वेश्चन आया है, परीक्षा वहां पे बताई गई है। तो 10वीं परीक्षा में ये बताया गया है कि जो आहार की परीक्षा है वो अभरण और जरण दोनों से होती है आहार की। ठीक है, और जो जरण से किसकी शक्ति की परीक्षा होती है, अग्नि की होती है, ये विमान के 4थे चैप्टर में बताया गया। कर्म से किसकी शक्ति की परीक्षा होती है, व्यायाम से पता चलती है। तो यहाँ आंसर अभ्यरण और जरण दोनों हैं। इसको मैं अच्छे से पढ़ाता भी हूँ आप लोगों को कि अगर 1-2 लोग कंपटीशन करते हैं 20 रसगुल्ले खाने हैं, तो 20 रसगुल्ले खाना तो अभरण कहलाएगा कि 20 रसगुल्ले खा लिए। जरण क्या कहलाएगा, 20 रसगुल्ले खाने के बाद में ना उल्टी हुई ना दस्त हुए, सब पच गए, तो फिर उसकी आहार शक्ति अच्छी है। अभरण यानी क्वांटिटी और पाचन दोनों जो है इसमें आते हैं, अभरण भी आता है और चरण भी आता है। तो इसका आंसर बहुत है, ये चरक विमान में जो 10वीं परीक्षा है वहां पर आहार की परीक्षा भी होती है 10 चीजों में, वहां पर आता है। तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, गौर किया हुआ होना चाहिए, नया चीज नहीं है ये। इसके बाद में बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में। तो 18वां क्वेश्चन, युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो ये नहीं को अंडरलाइन कर लो या फिर दिमाग में बार बार बोल लो कि यार नहीं वाला पूछा जा रहा है, नहीं वाला पूछा जा रहा है, यानी हमें जो मैच नहीं करता उसको चुनना है। ठीक है, तो ये जो अर्थ होते हैं इनका वर्णन, एक तो ये क्वेश्चन कहाँ का है, शल्य का है। तो शल्य में पढ़ा होगा आप सभी ने, शल्य नहीं पढ़ा जिनने संहिताएं पढ़ी तो उनको मालूम है। सुश्रुत जो संहिता है उसके निदान स्थान में जो अर्थ का चैप्टर है, अर्थ का चैप्टर दूसरा ही है अर्थ निदान, उसमें ये बताए गए हैं कि नाभि में जो अर्थ होते हैं वो गंडूपाद आकार के होते हैं, योनि में जो होते हैं वो छताकार के होते हैं, मेड में जो होते हैं वो कूर्चाकार के होते हैं। कान के अर्थ सालक्य में वर्णन होना चाहिए। सालक्य के उत्तर तंत्र में कान के अर्थ के लिए कोई लाइन नहीं लिखी है, लिखी होती तो इतनी बड़ी अच्छी लाइन चुनचू जो है वो तो अपन वैसे ही याद कर लेते। इसका आंसर मतलब ये है कि कर्णांश वाला ये वाला जो कोटेशन है ये गलत है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये आपकी अप्रोच होना चाहिए और यहाँ आपको कौन सा अर्थ किससे मेल करता है वो भी समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि ये जब ये पहला पेपर लगा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं 2017 के ये वाले पेपर में एमपीपीएससी के। लेकिन जब हम पेपर्स कई लगा लेंगे तो आप गौर करोगे यही क्वेश्चन आपको 2008 यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। तब आपको क्वेश्चन लगाने की अहमियत समझ में आने लग जाएगी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 में भी आया हुआ है। अब आते हैं व्यथेंद्रिय किसके क्षय का लक्षण है। तो जो क्षय है वो कहाँ बताए गए हैं, तो ज्यादातर क्षय है वो चरक संहिता के जो सूत स्थान का केन शीर्षी अध्याय है उसमें धातुओं के क्षय वो क्षय बताया गया है। तो चरक सूत अध्याय 17 है का ये क्वेश्चन है। और जो है रस का तो अपन को मालूम, रस के चयन से हृदय ताम्रती व्यथ्यते घट्यते समान पूछ जो है होती है। शुक्र के धातु में जो है कैवल्य आता है, मुक्सोस आता है। मज्जा में मज्जा का जब क्षय होता है तो शुक्र अल्पता आती है। ये ओ क्षय का है। ओ क्षय में व्यथेंद्रिय विवेती डरा हुआ रहता है, दुष्छाया दुर्मना व्यथेंद्रिय शब्द आता है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो ओज है। ठीक है, अब आज ये पेपर हम लगा रहे हैं। आज जो पहली बार लगाएगा उसको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन था, मैं पहली बार देखा हुआ है। पर जब हम कल जिला आयुष अधिकारी का पेपर लगाएंगे जो कि इसके 1 साल बाद एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यही क्वेश्चंस लगाने का आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन क्यों लगाने इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, कि सेम क्वेश्चन अगले एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो कल हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है दूसरे एग्जाम में, वो 6 का इसलिए। ठीक, उसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। परम त्रिया जीवितम
चेता प्रत्याख्याचरित क्रियाम किस व्याधि के लिए कहा गया है? तो जो हम शिरोरोग पढ़ते हैं तो शिरोरोग में एक ही शिरोरोग घातक है, वो है संकट, जिसमें 3 दिन में मृत्यु हो जाती है। तो पर्यम त्रियम 3 दिन तक जो है वो जीवित रह जाए तो प्रत्याख्याय का चिकित्सा करना चाहिए। यह जो है किसके बारे में कहा गया है? संकट के बारे में कहा गया है। चरक का जो सिद्धि स्थान है वहां पर 4 प्रकार के इनका रोगों का वर्णन है 9वें चैप्टर में, वहां पर ये 73 नंबर का श्लोक है। और 3 दिन तक जो है केवल एक से ही सम्मान देते हैं, जिसमें 3 दिन तक अपन को या तो 3 दिन में मृत्यु हो जाती है या 3 दिन छोड़ के जो है चिकित्सा करने के लिए कहा गया है। तो उसका आंसर क्या है? संख्यक है ना। अनंत वेद में सिराय अनंत होती है, सिरावेदन कराते हैं। आपके अर्धा सूर्यावर्त में अलग चिकित्सा की जाती है ना, फैलता है वो। तो ये इसका आंसर क्या है? संख्यक है। अब बढ़ते हैं अपन मूत्रातिसार किस रोग का उपद्रव है? तो मूत्रातिसार जो है ये जो सोम रोग होता है उसका उपद्रव होता है। स्त्री प्रसूति का क्वेश्चन है, स्त्री प्रसूति के आप नोट्स देखोगे तो वहाँ सोम रोग में मिल जाएगा। इसके अलावा जो लघुत्रय में भाव प्रकाश पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि मूत्रातिसार किस रोग का उपद्रव है। तो इसका आंसर क्या है? सोम। श्वेत पितर का उपद्रव नहीं होता है, उसमें तो आपका ये जो अंगमर्द है, धातु क्षयवात की वृद्धि होती है तो उसमें अंगमर्द आता है। तो सोम रोग का उपद्रव है, ये आपको मालूम होना चाहिए। भाव प्रकाश नहीं बताया कि सोम रोग आगे बढ़ के मूत्रातिसार में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं अपन 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन गर्भोदक भाव का है। स्मृति पूछा जा रहा है, स्मृति कौन से गर्भोदक भाव में मिलती है? तो अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से सोचते हैं कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, तो ये शरीर रचना में आता है। शरीर रचना में हम गर्भोदक भाव पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ये पूछा गया है। शरीर रचना भी पढ़ते हैं, विशुद्धि में भी पढ़ते हैं, और ये सुश्रुतसारी स्थान में स्पेशल है, वहां पर ये चरक और सुश्रुतसारी दोनों में ये बताए गए हैं गर्भोदक भाव, दोनों की तुलना भी पढ़ते हैं हम। तो ये हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। स्मृति का कारण जो है, या तो आपको कोई क्यों चीज याद रहती है, क्योंकि आप मन से पढ़ते हो, ये शुरू से सुनते आए हो, तो मन तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। तो सत्वज भी होता है स्मृति वाला भाव, और हम अपनी आत्मा से परमात्मा को याद करते हैं, ये भी आप जानते हो। तो स्मृति के पीछे आत्मज भाव भी होता है। ये दोनों में का है आत्मज और सत्वज। साथ में तो आरोग्य आता है, प्लस में तो तुष्टि पुष्टि उत्साह आता है। तो ये वाले ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम आत्मा से चीजों को याद रखते हैं, ज्ञान का करना है, क्योंकि आत्मा वो मन हमारा जब लगा रहता है तो हमें स्मृति याद होता है। द्वेष और स्मृति दो ऐसे थे जो कॉमन थे इनमें, जहाँ हम नोट्स पढ़ते हैं तो ये 2 क्वेश्चन बनाते हैं कि द्वेष और स्मृति, स्मृति और द्वेष, ये दोनों चीजें कॉमन होती है आत्मज और सत्वज भाव के बीच में, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन में, पर्नीशियस एनीमिया किसके कारण होती है? तो ये विटामिन, आपको स्वस्थ व्रत के अंतर्गत पढ़ते हो, विटामिन का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। तो विटामिन में जो विटामिन B6 है वो उससे माइक्रोलाइटिक एनीमिया होता है, विटामिन B3 से पेलेक्रा होता है, और विटामिन डी जो होता है, डी नंबर जो डी नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है विटामिन B12, उससे होता है पर्नियस एनीमिया। तो पर्नियस एनीमिया इसमें अंदर जिसका जो फॉर्मूला होता है उसमें कोबाल्ट होता है, और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? पर्नियस एनीमिया होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नथिंग न्यू है। आपको बस इतना ध्यान रखना है आपसे कि विटामिन से कौन से विटामिन की कमी से क्या होता है, उसको हमें रिवीजन लिस्ट में डाल के रखना है, याद रखना चाहिए। फिर आते हैं 24वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है आपका बहुद्रव्य श्लेष्मा दोष विशेषा किसके लिए कहा गया है? तो जो चरक पढ़ते हैं हम, जब चरक चिकित्सा, तो वहाँ प्रमेय के लिए आता है ये जो 6वां चैप्टर प्रमेय चिकित्सा, कि तीनों दोषों के कारण प्रमेय होता है, लेकिन बहुद्रव्य श्लेष्मा दोष विशेषा किसके लिए कहा गया है? प्रमेय के लिए कहा गया है। काफी स्पेशल उसमें दोष होता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, नया नहीं है। बहुद्रव्य श्लेष्मा दोष विशेषा किसका है? प्रमेय का है। फिर आते हैं 25वें क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन है, कठिन एवं किसी व्यक्ति के रक्तक्षय होने पर भी यदि रक्तद्राव सामान्य हो, ठीक है, तो उससे तात्पर्य ये नहीं है कि उसके ऊतकों में रक्त संवहन सामान्य होगा। इसका कारण दिया है कि आवश्यक नहीं, यदि दैहिक संवहन प्रतिरोध अत्यधिक हो गया है तो वहन अपर्याप्त हो सकता है। इसको क्लिष्ट हिंदी में लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रक्तक्षय होने पर रक्त आमतौर पे क्या होता है, जब भी हम ब्लड लॉस होता है हमारे शरीर से, एक तो नेचुरल की चोट लग गई आपको, एक आपने ब्लड डोनेट करने गए। तो जब आपने ब्लड डोनेट किया, ब्लड डोनेशन आप करते हो, है ना, सपोज, तो ब्लड डोनेशन में 1 यूनिट जो ब्लड होता है, 1 यूनिट आप ब्लड किसी को देते हो, तो उसमें 350 ml जो है आपके शरीर में से ब्लड चला जाता है। तो एक ब्लड डोनेट रूम में 2 लोग बैठे हुए हैं,
एक बिल्कुल यंग है, 20-25 साल का है, और एक थोड़ा सा ओवर एज है, 40-50 साल का है। दो लोगों को बिठाया, दोनों को डॉक्टर ने चेक किया, दोनों ने ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद में क्या होता है कि जो थोड़ा एजेड पर्सन होता है या जिसमें कुछ हिस्ट्री होती है थोड़ी सी, तो एकाएक उसका ब्लड जो है प्रेशर डाउन होता है, ठीक है। और जो यंग व्यक्ति होगा उसमें चूंकि इन्हें जो लाइन लिखी है कि ऊतकों में रक्त संबंध सामान्य हो सकता है क्योंकि दैहिक प्रतिरोधक उसका अत्यधिक होता है, तो वो 15-20 मिनट में भी बोलता है कि मैं ठीक हो गया हूं, मुझे जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये बिल्कुल सही लाइन बनाई गई है, और ये उसी के फैक्टर हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं तो कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसको सिर नीचे करके उसकी कुर्सी ऊपर उठा के उसको लेटा के रखना पड़ता है, और एक व्यक्ति ब्लड देता है और 15-20 मिनट के अंदर फिट है, चला जाता है, क्योंकि वो दूसरी लाइन उसको सिद्ध करती है कि उसका दैहिक संबंध प्रतिरोध अत्यधिक होता है और वहन अपर्याप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और ये हम अभी देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन जो आया उसमें यही आंसर सही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से भी घबराना नहीं कि ये तो पढ़े ही नहीं है, ये तो नोट्स में ही नहीं है, अपना लॉजिक लगाना है। अब उन क्वेश्चन जो पहली बार देख रहे हो और नोट्स में नहीं है, कहीं पर भी पढ़े नहीं है, वो सामने आते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्रा भद्रा भी अभिलाषिणाम किसके संदर्भ में कहा गया है। इसका संस्कृत जैसे मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो जब मैं पढ़ता हूं तो इसका मतलब ये निकलता है कि अभ्यस्त कर्मणाम, अच्छी तरह से, भद्रम, भद्रम का मतलब अच्छा होता है, अच्छी तरह से अभ्यास करके जब अपन कर्म करते हैं, कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी चिकित्सा करते हैं, तो उससे जो उस चिकित्सा करने से वैद्य का कल्याण ही होता है, फायदा ही होता है वैद्य को। अब ऐसी चीज किसके बारे में कही गई होगी, ये इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो भद्र यानी अच्छी कर्म कहा जा रहा है। अभी क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कि नहीं करना, ठीक है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग हमारे एग्जाम में पहली बार पढ़ा है, सामने आया, नहीं मालूम किसका है क्या है। तो भद्र चीजें की जाए, अच्छी रिजल्ट जो है वो सिरा वेदन में कभी नहीं मिल सकते, सिरा वेदन में दुर्वृद्ध हो जाता है, बहुत सारी 20 सिरा वेदन के व्यापक होते हैं। अब इसमें ये समझना किसके व्यापक होते हैं, तो सिरा वेद जो है वो व्यापक होते हैं, ये आप सभी ने पढ़े होंगे। कितने होते हैं सिरा वेद व्यापक, 20 होते हैं। और ये शस्त्रकम व्यापक कितने होते हैं, 4 होते हैं, हीन छेदन त्रियक छेदन ऐसे करके 4 होते हैं, है ना, स्वागात छेदन। तो इन दोनों के व्यापक होते हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते कि अभ्यस्त कर्म करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, कभी ना कभी तो व्यापक हो ही जाएगा। तो ऐसी लाइन इन दोनों के लिए नहीं लिखी जा सकती है, ये अपनी अप्रोच होना चाहिए। अब 2 आंसर सही नहीं हो सकते, 2 में से 2 ही सही हो सकते हैं, या तो रसायन सही है या बाजीकरण सही है, ठीक है। तो अब आपको निर्णय लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए या नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए जहां तक मैं पहुंच गया हूं कि ये 2 नहीं हो सकते हैं, ना तो शस्त्रकर्म सही हो सकता है, ना सिरावेदन सही हो सकता है, क्योंकि इसमें अभ्यस्त और वो भी अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ना तो सिरावेदन हो सकता है ना शस्त्रकर्म हो सकता है, क्योंकि इसमें कभी ना कभी तो व्यापक हो ही जाता है। तो 2 सही नहीं है, 2 में जो है 2 सही हो सकते हैं, रसायन सही हो सकते हैं, बाजीकरण सही हो सकता है। तो अगर आप यहां तक पहुंच जाओ तो इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। यहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो फिर ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए कि 4 में तुक्का ही लगाना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हल नहीं करना है। ये हो गया बेसिक समझने का। अब अपन इसके आंसर पे आ जाते हैं कि ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, उत्तर तंत्र का श्लोक नंबर बता देता हूँ, 40वां अध्याय है बाजीकरण का, वो बाजीकरण में 77वां श्लोक है ये। इसका मतलब ये है कि जो बाजीकरण औषधियां अपन किसी को देते हैं, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए होता था आयुर्वेद, तो है ना, राजा भी खुश हो जाए तो आपको भी खुश कर देता है। तो ये लाइन उसी के लिए कही गई। अच्छी प्रकार से जब अपन कर्मों का अभ्यास करके कोई काम करते हैं तो आपकी भी, है ना, जैसे आपने किसी पीएस को या मंत्री के उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, तो कल के दिन आपको भी कोई काम पड़ेगा तो आपका काम हो जाएगा ना। तो ऐसी ही लाइन है कि अभ्यस्त पूर्वक अच्छे काम किए जाते हैं तो उससे भी आपका आगे चल के कल्याण ही होता है। वाजीकरण के लिए कही गई है। अगर आप 2 को कट कर सकते थे पहले ही, सिरावेदन नहीं हो सकता, शस्त्रकर्म नहीं हो सकता क्योंकि इनके व्यापक होते हैं, तब आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था। अन्यथा अगर 4 में से आप बिल्कुल निल हो, ब्लैंक हो, तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे 2 कट कर लिए, 2 में आंसर देना है, तो मैं तो रिस्क लूंगा क्योंकि 50-50 चांसेस है सही होने के। तो ये बाजीकरण का है, ये एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस है कि क्या करना है या नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ के ब्लैंक नहीं हो जाना कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता इसका, तो ऐसा नहीं करना। थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा है उस नॉलेज को यूज करना है ऑप्शंस में, ठीक। अब बढ़ते हैं अपन 27वें क्वेश्चंस में। तो 27वें क्वेश्चन में लिखा है कि भाव प्रकाश के अनुसार रसोन का तिक्त रस जो है किसमें पाया जाता है। तो भाव प्रकाश में लहसुन के बारे में बताया गया, उसका रस पूछा जाता है। तो रिवाइज कर लेते हैं कहाँ पे आ जाता है, फंडे को अपने दोहरा लेते हैं, फंडे ही काम आते हैं। तो लहसुन यानी रसोन के लिए जो मैं फंडा बताता हूँ वो फंडा होता है कि लहसुन खाना तो मुझे पसंद है,
पर मैं अपने घर में उसको गमले में बोता नहीं हूं, तो बोना मुझे पसंद नहीं। ठीक है, इनके मीनिंग ये निकालते हैं कि ये बोना का मतलब है बीज। ठीक है, बीज में पहला रस होता है। इसका मतलब है जीरो, यानी अम्ल नहीं होता लहसुन में। इसका मतलब है पहले आ गया, तो ये नालाग्र है, अग्र यानी पहले आ गया। ये मुझे का मतलब यहाँ पर मूल है। पसंद का मतलब यहाँ पत्र है, पत्ते सभी को पसंद होते हैं, लहसुन के पत्ते सब्जी खाते हैं। और नहीं का मतलब नाल है। और क्रमशः यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रसों के हिसाब से फंडा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। ठीक है, तो पहला है, पहले को अपन मधुरस कहते हैं, दूसरे को अम्ल कहते हैं। अम्ल जीरो है, यानी लहसुन में अम्ल रस नहीं होता है। तीसरा लवण, नालाग्र में लवण होता है। इसके बीज वो मूल जो खाते हैं तो वो कटु होती है ना। इसके पत्ते जो है वो तिक्त होते हैं, और इसके जो नाल होती है वो कसाय होती है। ये इसका फंडा है। तो इस प्रकार से इस फंडे को अगर आप याद रखते हो तो आप बिल्कुल आंसर सही दे दोगे कि रसों का तिक्त रस कहाँ होता है, उसके पत्ते में होता है। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी आप ये चार्ट बना लेना, बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल नहीं सोचना। ऑनलाइन होती तो बात अलग है, ऑफलाइन होती तो चार्ट बना लो, ताकि आपको 100% श्योर रहे हो कि हमने सही किया। अन्यथा कभी कभी मन में बोलने पर बोना था, ना था, ऐसा आगे पीछे हो जाता है, तो वो आता हुआ आपसे गलत हो जाता है। तो बिल्कुल भी टाइम मिलता है ऐसे क्वेश्चनों को सही करने के लिए, टाइम लेना है। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन में। तो 28वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो सूचियां दी हैं, उनके हिसाब से आपको मैच करना है कि किसका क्या है। तो सिरोनेत्र विकार में कहां पर सिरावेदन कराना चाहिए? तो तीन ऑप्शन है, सिरो अपांग ललाट में कराना चाहिए, ललाट अपांग में उपनासिका में कराना चाहिए। ठीक है, तो और पीनस में कहाँ कराना चाहिए, उन्माद में कहाँ कराना चाहिए। अब वहीं कुछ पढ़ें और अपने पहले उसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर कहीं पर भी इस शब्द को यूज किया है, नेत्र को, ठीक है, तो वहां पर अपांग तो जरूर आएगा, क्योंकि नेत्र में अपांग में सिरावेदन होता है। तो ए का दूसरा होना ये तय था। तो ए का दूसरा कौन सा है? इस वाले में ए का दूसरा है, इसमें ए का दूसरा है। बी का पहला बोला है पीनस में उरो अपांग ललाट तथा लिखा हुआ है इसमें, और उन्माद में लिखा है नासा ललाटियो। ठीक है, तो अगर अगर इसको देखें, बी जो है वो और पीनस में कभी और शब्द तो कोई लेना देना नहीं है पीनस में, है ना। पीनस में तो नाक में रोग है। पीनस किसके रोग है? पीनस किसका रोग है? अगर मैं आपको बोलूं तो नासा का रोग है। ठीक है, तो पीनस नासा का रोग है, तो नाक से मतलब होना चाहिए उसका, उर से क्या लेना देना, ललाट से क्या लेना देना पीनस का। तो पहले का दूसरा होना चाहिए, और बी का जो है तीसरा होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर इस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। बात कहां से क्वेश्चन आ गया ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन चरक सुश्रुत में भी सिरावेदन के स्थान बताए गए हैं, अष्टांग हृदय में भी बताए गए हैं। तो ये अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो हम पढ़ते हैं उसमें 27वां चैप्टर है। 27वें चैप्टर में 9 से लेकर आप 12वां तक श्लोक देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर मैंने आपको समझाया एक मिलती जुलती चीजें मेमोरी का कारण होती है। ललाट तीनों में लिखा है, इसलिए एग्जामिनर को कंफ्यूज करने के हिसाब से अच्छा लगा और लगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए, इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को हल करना है आपको। फिर आते हैं पीतम उद्गार क्षीरम नासा श्वासित किसके लिए कहा गया है। तो व्यक्ति जो है पीतम उद्गार यानी पिया हुआ है, दूध निकाल रहा है और नाक से श्वास ले रहा है, इसका मतलब उसके मुंह में छाले है, मुंह में प्रॉब्लम है, तो ये किसका है? मुख रोग का है। इसका कोई और आंसर हो ही नहीं सकता है, मुख रोग का है। कहाँ बताया गया है? ये तो काश्यप में है। काश्यप का सूत स्थान का 25वां अध्याय है, जिसको वेदना अध्याय कहते हैं, उसमें ये सब चीजें आती हैं। इसका तो सबको मालूम है, अलसक का होता है सिरोना धार्यति, तो अलसक तो बिल्कुल आंसर सही नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। कंठ में वेदना होती है तो वो कंठ को स्पर्श करता है। तृष्णा होती है तो दूध पीता है, लेकिन उसका पोषण मतलब उसको उसकी प्रस्ति रोदिति मतलब स्तन पिबती चात्यर्थम ना चातस्रोसिति, यानी कि दूध बहुत पीता है लेकिन उतनी पूर्ति उसकी नहीं होती। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुख रोग इसका आंसर है। नाक से श्वास ले रहा है, यानी बच्चे नाक और मुंह दोनों से श्वास लेते हैं, मुख रोग में नासा श्वासी शब्द आता है। इसके बाद बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन में। 30वां क्वेश्चन है
कि नीलम नील गंगा अम्बु संभूतम किसके संदर्भ में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बनाया क्यों गया, क्योंकि अगर इसका नीलम आंसर होता तो ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पहली बार दिखता है वो गलत करता है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है कि नील आंसर लगा दें, लेकिन इसका नील आंसर नहीं होता है। माणिक के जब हम पढ़ते हैं तो माणिक के दो भेद होते हैं। एक माणिक का नाम होता है पद्मराग, पद्म तो जानते हैं अपन कमल को कहते हैं, तो एक जो है पद्मराग यानी कमल के समान होता है, और दूसरा होता है नीलगंधी। जो नीलगंधी जो माणिक होता है उसमें ये लाइन आती है, नीलम गंगा अम्बु संभूतम। तो आप इसको क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर ने इसलिए था कि आप उसमें नीलम आंसर लगा दें, लेकिन ये नीलम ना होके माणिक्य का होता है। नीलगंधी जो माणिक होता है उसमें ये लाइन आती है। ये क्वेश्चन अब आपने देख लिया तो आप शायद अब कभी गलत नहीं करो। इस टाइप के क्वेश्चन पुराने पेपर लगाने से यही फायदा होता है कि बिल्कुल आपको मालूम होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं 31 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखें, इसमें लिखा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ मिट्टी लिखी है और उसके प्रकोप बताएं। तो चरक में जहां पर मृतिका भक्षण पिंड पांडु माना है, सुश्रुत ने नहीं मान के हर प्रकार की मिट्टी से दोष बताएं। तो मधुर मिट्टी खाने से कफ बढ़ता है, इतना तो मेरे को मालूम है। तो सी का कफ होना चाहिए। सी का कफ किसमें है, पहला किसमें, इसमें ही है, एक ही है, तो ये तो सही हो गया। एक ही टिक लगाते सही हो गया। कसाय से मारुत की वृद्धि होगी, ऊसर से पित्त बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। तो ये तो एक ही चीज टिक करते ही सही हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो सूची वाले बिल्कुल गलत ही नहीं होते हैं। आपको थोड़ा भी नॉलेज होता है तो भी आप परफेक्शन में जा सकते हो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। व्याधि अग्नि और पुरुष का बल मध्यम हो तो देह क्वात की मात्रा कितनी होती है। तो व्याधि अग्नि पुरुष का बल जब है तो ये सुश्रुत के हिसाब से पूछा गया। सुश्रुत ऐसा बताते हैं। सुश्रुत जो है सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान का चैप्टर है 39 चैप्टर में 14वां श्लोक है। आमतौर पे जब हम क्वात की मात्रा पढ़ते हैं तो मैंने आपको याद कराया है लाओ दो यानी सारंगधर के हिसाब से क्वात की मात्रा 2 पल होती है। ठीक है, लेकिन जो आपका सुश्रुत है उनमें क्वात की मात्रा जो है कितनी बताइए, 1 अंजलि बताइए, इससे डबल बताइए। 1 अंजलि में 4 पल होते हैं। तो ये थोड़ा टिपिकल अलग बताइए, इसलिए इस क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है। नोट्स में लिखा रहता है, सुश्रुत संहिता के नोट्स में, टिपिकल नहीं। फिर आते हैं घन सिक्ता। तो घन सिक्ता पहले तो हमें जब ये पढ़ रहे हैं तो घन का मतलब गाढ़ा होगा, तो इनकी रेशो मालूम होना चाहिए। जैसे यूज में 1:16 का रेशो होता है चावल और पानी का। पिया में 1:14 का रेशो होता है। विलेपी में 1:4 का रेशो होता है। और मंड में 1:14 का रेशो होता है। तो अगर ये रेशो याद है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि विलेपी अंसा होना चाहिए, क्योंकि विलेपी में चावल ज़्यादा है, पानी का रेशो थोड़ा कम हो रहा है, उसमें 1:4 हो रहा है। इसके अलावा आपको चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो तुरंत रिवीजन कर लेना है कि पेया क्या होती है। रिवीजन की बुक खोल के सिक्त समन्विता, पेया सिक्त समन्विता होती है। अगर आप भूलते हैं, पेया सिक्त समन्विता होती है। बिलेपी में लिखा रहता है बिलेपी घन सिक्ता, यानी चावल के गण ज्यादा होते हैं। और दूसरे आचारों के हिसाब से बहुसिक्ता भी लिखा रहता है, घन सिक्ता बहुसिक्ता। और मंड जो होता है सिक्ता ही भी रहे तो मंडा। तो ये आपको रिवीजन मालूम होना चाहिए। यूज का नहीं है, येवागू का, जो येवागू में भी एक लाइन बार बार आती है। येवागू युवराज सिंह बोलता हूँ मैं, ये युवराज सिंह जैसा कोई खिलाड़ी बना नहीं है। तो बिरल लाखों में एक है, वो बिरल द्रव्य है, येवागू बिरल द्रव्य है। छोटी छोटी लाइनें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत आपको अपने रिवीजन में इनको शामिल कर लेना चाहिए कि ये रिवीजन वाले टॉपिक है, इनको हमें रिवीजन में पढ़ के रखना है। ठीक, फिर आते हैं आप 34वां क्वेश्चन। तो योगो मोक्ष प्रवर्तक कहाँ कहाँ का सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। स्वस्वृत में आ गए हम, स्वस्वृत में आता है। तो महाभारत और गीता तो वैसे अपने सिलेबस में नहीं है। चरक का श्लोक है योगो मोक्ष प्रवर्तक। चरक संहिता के जो हम सारी स्थान पढ़ते हैं, चरक शारीर अध्याय पहला, वहां पर आता है कि वेदना की निवृत्ति जो है मोक्ष से होती है और योग का मोक्ष का प्रवर्तक है। श्लोक नंबर है 143। तो ये चीज एग्जाम में आती रहती, नहीं नहीं है, सिंपल सा है। योगो मोक्ष प्रवर्तक किसने दिया है, चरक का दिया। योग सूत्र ने तो वो योग चित्तवृत्ति निरोधनम वो सूत्र है था।
फिर आते हैं शवासन। क्या है शवासन? यानी आराम से सर की तरह लेट जाना। तो ये विशांतिकर आसन होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। विशांतिकर आसन एक और होता है, वो और आपको ध्यान रखना है, जो कि एम्स के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। शवासन के अलावा एक और होता है मकरासन। मकरासन को भी विशांतिकर में काउंट करते हैं। ध्यानात्मक आसन तो भद्रासन, पद्मासन, सिद्धासन ये सब होते हैं। फिर आयात होना, विशाल होना, सम होना, सुव्यक्त होना, निराश्रय, ये क्या है? तो आयात, विशाल, सम, सुव्यक्त होना ये व्रण के गुण होता है, क्योंकि हमें मालूम है शुद्ध व्रण कैसा होता है, जीवा तल के समान होता है, जीवा तल के समान काला होता है। तो यहाँ पर लाइन आनी चाहिए थी, जीवा तालाब, है ना। रोहमान व्रण कैसा होता है, कबोत, कबूतर प्यार का रोपण करता है, तो कपोत वर्ण आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये नहीं है। व्रण गुण जो है ये सही आंसर है, क्योंकि ये व्रण के गुण होते हैं, आयात होना, विशाल होना, सम होना, सुव्यक्त होना। सुसुप्त में ये बताए गए शल्य में। तो हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके अलावा दूसरे क्यों सही नहीं है वो भी मालूम होना चाहिए अपने आप को, वहां एग्जाम हॉल में बताना कि ये नहीं है। और आज चिकित्सा आयोग में तो पुलकोदक के समान स्राव निकलना और छारोदक के समान स्राव निकलना, इस टाइप के जो है वो आसान होते हैं। फिर आए आंत कुछ शोध प्राय देखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में अंतर होने के कारण संक्रमण शीघ्र होता है। आंत कुछ होते हैं ना, अपेंडिसाइटिस क्यों होता है ना, एक्सटर्ना में अंतर होने के कारण। आंत कुछ धमनी एक एंड धमनी होने के कारण लास्ट में, उसके बाद वो कहीं जाती नहीं, तो बीज भी सब कोई भी चीजें तो वहां इकट्ठी हो जाती है। सम म्यूकोसा में लूप कोप होने के कारण। ये सारे ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, ऑल है। ज्यादातर आप एग्जाम में देखोगे जब ऑल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि उसका आंसर ऑल ही होता है। तो अगर ऑल आंसर लिखा हुआ है तो फिर आपके मोर देन 50% चांसेस रहते हैं कि वही ऑप्शन ही सही होता है ज्यादातर एग्जाम में। फिर आओ स्थौल्य और कार्स क्या पे निमित्त हैं, तो ये सुश्रुत का श्लोक है जो अपन पढ़ते हैं सुश्रुत सूत स्थान के 14वें चैप्टर में स्वणित वर्णियम के रस निमित्त में स्थौल्य कार्स है। तो सुश्रुत में स्थौल्य कार्स रस निमित्त में है। और चरक हम जब पढ़ते हैं चरक, तो उसमें आता है स्वप्न आहार समत्व, स्वप्न और आहार से स्थौल्य कार्स, है ना, इस पर डिपेंड करते हैं, स्वप्न आहार पर स्थौल्य कार्स। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। अब आते हैं आवेश चित्त सो ज्ञान अर्थानाम कैसे संबंधित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे तो पहली बार आपको लगेगा शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो, पर जब हम चरक संहिता में सारी स्थान पढ़ते हैं, चरक का सारी स्थान, तो उसके पहली चैप्टर में 8 ऐश्वर्य बल बताए गए हैं। तो 8 ऐश्वर्य बल जब खत्म होते गिनाते हुए, कि जैसे उनको दूसरे आचार्यों ने सिद्धियां भी बोला है, लेकिन चरक सिद्धियां शब्द यूज नहीं करते हैं, तो वहां पर आता है कि व्यक्ति दूसरे में प्रवेश कर सकता है ना, ये सब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बलम ऐश्वर्य का है, ऐश्वर्य बल का है, जो कि चरक सारी में से पूछा गया है। अब आपको लगे कि सर ने तो पढ़ा तुरंत आंसर दे दिया, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस जो है आपको मजबूर करता है कि आप अपने को बेहतर करो। जब हम पुराने पेपर भी क्रम में हल करेंगे तो राजस्थान पीएससी 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि ऐश्वर्य बल कितने होते हैं, है ना, एक क्वेश्चन आया था ऐश्वर्य बल कितने होते हैं। तो जब ऐश्वर्य बल उसमें पूछा गया उसमें आंसर थे 8। जब किसी भी एग्जाम में कोई टॉपिक क्वेश्चन बन जाए तो उस टॉपिक को तुरंत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तब मैंने इस चीज को गौर किया। यम नियम तो आप समझते हो कि क्या होते हैं, ये भी आपको मालूम है। चित्त की वृत्तियां क्या होती है, निद्रा, विपर्य, विकल्प, स्मृति, और यम आपको मालूम है कि क्या होते हैं। तो ये तो वैसे भी यम और चित्तवृत्ति तो वैसे आंसर नहीं हो सकते थे, दो में आपको जवाब देना था, तो इसमें आंसर सही क्या है, बलम ऐश्वर्यम है। चरक में सारी स्थान का 1/40वां श्लोक है ये। ठीक है, यहाँ पर चरक में अगर हम देखते हैं तो उसका उनका श्लोक, उसमें अष्ट सिद्धि शब्द यूज नहीं आता है, बाकी चीजें लिखी रहती हैं। इत्य अष्ट विद, सिद्धि नहीं लिखते, अष्टविद आख्याता योगिनी, योगियों के बल हैं ये, बलम में एस बरा, तो ये श्लोक है ना। ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य बल प्राप्त हो जाते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया किसी एग्जाम में पहले स्वर बल कितने होते हैं वो पूछे गए हैं, फिर यहाँ उसकी लाइन आई है। स्वस्थ व्रत का जो टीचर होगा उसको इसमें इंटरेस्ट रहता है। तो ये चरक का मान लें अगर संहिता पढ़ते हैं तो चरक का है, अगर चरक का नहीं मानते हैं तो फिर ये विषय के हिसाब से स्वस्थ व्रत का क्वेश्चन है। अब आते हैं उपद्रव के बारे में। उपद्रव क्या होता है? तो उपद्रव रोग उत्तर कालज, रोग के बाद में होता है, ये बात तो सही है। भेद अवस्था में उपद्रव आते हैं, बाद में आते हैं। रोग पे आश्रित होता है, ये बात भी सही है। अगर मेरे हाथ पैर के तलवों में जलन हो रही है क्योंकि मुझे शरीर में शुगर बढ़ी है, तो अगर मैं शुगर कंट्रोल कर लूंगा तो हाथ पैर के तलवों की जलन भी कंट्रोल हो जाएगी। तो उपद्रव हमेशा रोग के बाद में होता है और रोग आश्रित ही होता है। तो इसका आंसर बहुत है। क्वेश्चन कहाँ से आया है? उपद्रव नाम की चीज जो है चरक में कहाँ पढ़ाई जाती है? चरक कहते हैं कि तृष्णा जो है वो विसर्ग का उपद्रव है। चरक क्या कहते हैं? तृष्णा जो है विसर्ग का उपद्रव है। तो चरक में जो चरक चिकित्सा अध्याय 21 है, जो विसर्ग का चैप्टर है, उसका ये 40वां श्लोक है, वहां पर उपद्रव का वर्णन होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से जाएं तो ये विकृति विज्ञान का क्वेश्चन है। विकृति विज्ञान के नोट्स में मैंने इसको लिखा भी हुआ है। रोग उत्तर कालज, रोग आश्रित। अब बढ़ते हैं सूची बनाने वाला। सूची बनाने वाले वैसे ही सिंपल सरल होते हैं। आप सभी को मालूम है कि चंद्र प्रभावटी जो है प्रमेय में देते हैं, तो पहला का चौथा होना चाहिए। 2 में ही है, समय भी बचाना है। तो ये अब ए और बी में से 2 अंश में से एक आंसर है। बी का आंसर बता रहे हैं, ये तीसरा आरोग्य वर्णी बट्टिका में दी जाती है। तो ग्रहणी गिनी कुष्ठ में होती है, आरोग्य वर्णी बट्टी कुष्ठ में बताई गई है। और किसने बताई है? रस रस ने समुच्चय ने बताई है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी का पहला यानी कि दूसरा आंसर इसमें सही, ये वाला सही है। रस का रूप रंग में देते हैं, बिल्कुल सही है। सी का दूसरा होना चाहिए। और चित्रकाति बटी जो है ग्रहणी में देंगे, वो भी सही है, तीसरा होना चाहिए डी का। तो ये जोड़े बनाने वाले तो कभी गलत होते ही नहीं, अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है, वो तो एक प्लस पॉइंट ही होते हैं। फिर बताते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आपके 42वें क्वेश्चन में। आचार्य सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में कौन सा रक्तज अधिमांत का लक्षण है? रक्तज अधिमांत के लक्षण में अपन ने बोला था कि स्पर्श नहीं करना, आप उसको स्पर्श अस्पन समा रीठे के समान दिखाई देना, वो उसमें आता है रक्तज वाले में। तो एक एक को देखते हैं। शिशिर अशुता अगर पढ़ते हैं तो शिशिर अशुता जो है वो बातज अभिषंद का होता है ना। यानी ठंडे जो आना है वो बातज अभिषंद का होता है। यकृत पिंड हमने याद किया था कि क्षार के समान जल जाना, आग के समान जल जाना, यकृत पिंड के समान जल जाना, वो हमेशा पित्तज अधिमंद का होता है। पित्तज अधिमंद का है ये। और ये 5 पूर्ण अवितम आंसू भरे होना, हमें आंसू कफ जल कफज का होता है। तो यहाँ पर सी सही आंसर है। तांबे का कलर जो है वैसे ही रेड होता है, रक्तज अधिमंद का है ताम्यति। तो ये अगर आप रिवीजन नहीं करो, ऐसी चीजों को तुरंत, अगर आप, मैंने तो क्योंकि याद है तो तुरंत बता दिए, ऐसी चीजों को जो आप कॉपी बना रहे हो उसमें लिखा जाता है रिवीजन में कि मुझे अधिमंत का रिवीजन करना है। तो ये अधिमंत जो है डेली या वीकली रिवीजन होते हैं ये सारे। ये ऐसी चीजें मैं भूलता हूँ, मुझे इनका वीकली रिवीजन करना है ना। वीकली रिवीजन में डाल दो या डेली रिवीजन में डाल दो। तो अब आप जो भी पेपर हल कर रहे हो उसमें अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हुए हो तो आपको तुरंत जो है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो तो सीधे लिखना है, उसके अलावा रिवीजन में लिखना है कि मुझे अधिमंत के रिवीजन करने हैं, अभिषंद के रिवीजन करने हैं। फिर आते हैं निद्रा नाश संबंधी क्वेश्चन है ये। तो स्वस्वरत का ही हो गया एक प्रकार से, निद्रा स्वस्वरत में आई जाती है। हाँ, निद्रा ब्रह्मचर्य। तो निद्रा नाश का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? धातु क्षय, वात वृद्धि, है ना। धातु क्षय, वात वृद्धि, वात की वृद्धि का लक्षण होता है निद्रा नाश। बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, आप सभी जानते हो। तो ये तो है। वात वृद्धि मैंने समझा दिया, वात वृद्धि का निद्रा नाश होना है। मानसिक रूप से दुखी है, दिल तोड़ दिया तो कहाँ से नींद आएगी? तो ये तीनों जो है सही रीजन है। कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई कारण सही नहीं है एक प्रकार से। तो ये वाले आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर आते हैं स्वस्वरत की सीरीज में ही चल रहे हैं। तो स्वस्वरत में अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विवर्जयते दिवा स्वप्नो भाष्य अग्नयत्यात पशु क्रुद्ध किस कर्म के संबंध में कहा गया है? इसका मतलब है कि विवर्जयते यानी कि परित्याग करना है। किसका परित्याग करना है? दिन में सोने का। दिन में सोना नहीं है। भाष्य यानी बोलना नहीं है। अग्नि के पास नहीं जाना है ना। आतप धूप के पास नहीं जाना है। चिंता नहीं करना है और क्रोध नहीं करना है ना। तो इसका मतलब है कि आप गुस्सा करने से स्किन आपकी प्रभावित होती है, आपको भी मालूम है। धूप के पास जाने से स्किन प्रभावित होती है ना। धूप से हमेशा स्किन को बचाते हैं। तो कुल मिला के मुखालेप के बारे में बोला जा रहा है ना। बस्ती में विवर्जन जो होते हैं उसमें बस्ती से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अष्ट महादोषकर भाव में आता है एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए और रक्त में यात्रा नहीं करना चाहिए, दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए।
तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल नहीं रही हैं। 8 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लिखी हैं, तो ये बस्ती का तो हो ही नहीं सकता था बिल्कुल भी, ठीक है। और अभ्यंग का बोलने से या इनसे क्रोध से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, तो अभ्यंग भी नहीं हो सकता है। तो अगर ओवरऑल हम जाएं तो इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुखालेप है। कहाँ से क्वेश्चन आया है? तो ये क्वेश्चन अष्टांग हृदय का है। अष्टांग हृदय सूत्र में मुख लेप बताए गए हैं 22वें चैप्टर में, 17वां श्लोक है। इसका मतलब है कि मुख लेप करके दिन में सोना, बोलना, अग्नि, धूप, चिंता और क्रोध इनका परित्याग करना चाहिए। फिर आते हैं आपके स्थावर वेग, स्थावर के किस वेग में चिकित्सा अतिसारवत करना चाहिए? तो अतिसार जो है वो छठवें वेग में होता है, मतलब पहले में अलग अलग वेग के हिसाब से हम बढ़ते हैं, तो छठवें वेग में अतिसार होता है। तो ये अगस्त का क्वेश्चन है, सुश्रुत कल्प स्थान का भी कह सकते हैं, दूसरे चैप्टर में ही है सुश्रुत कल्प के। छठवें वेग में अतिसार के समान चिकित्सा की जाती है। सातवें वेग में तो संज्ञा स्थापन करनी होती है। फिर आए निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयोगी, संग्रहणी, दीपनी, पाचनी औषधि है? ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन आप जब यूपीएससी के पेपर लगा लोगे तो 2008 में एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन एक यूपीएससी में पहले भी देखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पहले भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इनकी आदत हो जाती है इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने। जैसे पिपली मूल में सोथ, गुद सोथ और आना प्रस्मन आता है, ठीक है। एरंड में एरंड ब्रस बाथर होता है, ये तो सबको मालूम है। मुस्तक और कटभंग में एक जैसा आता है, तो यह मुस्तक जो है वो सही आंसर है। मुस्तक जो है इसका सही आंसर है, मुस्तक का है श्लोक। यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये कठिन हो जाता है, अगर यहाँ पर ये कटभंग यानी सोना पाठा लिखते, तो कटभंग यानी सोना पाठा में यही लाइन रहती है, थोड़ी सी अंदर हो जाती है, वो संग्रहणी होता है, लेकिन पहले पाचनी शब्द आ जाता है, पाचनी होता है और फिर दीपनी होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपके लिए पहला पेपर ये लगा रहे हो तो आपको लगेगा इसमें आया है, पर अभी जब बहुत सारे पेपर हल करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे बचपन में एक फ्रेंड था, वो खेलता था कि तुम्हारा नाम नरेंद्र है तो तुम नवजोत सिंह सिद्धू हो, और मेरा नाम ये है सचिन है तो मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो लास्ट में आके पाचन हो गया, मतलब अब तो वो खिलाड़ी क्रिकेटर से जाकर क्रिकेटर की जगह नेता बन चुका है। लेकिन सचिन अभी भी दीपनी है, ये सचिन है, सचिन अभी भी दीपन है, अभी भी क्रिकेट में जुड़ा हुआ है। लास्ट वाला वर्ड को पकड़ के आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आता है। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 47 में, शिशु को स्तनपान किस स्थिति में कराना चाहिए? तो ये नया है क्वेश्चन, पढ़ के आपको लगेगा कहाँ से पूछे, इस टाइप की तो चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। लेकिन चूंकि आपके जो स्त्री प्रसूति वाला टॉपिक उसमें रीडिंग होती है, वहाँ से नया क्वेश्चन आया है, तो हमको पढ़नी है कौन कौन सी मेथड जो होती हैं। तो अभी पहली बार आया तो देख लेते हैं, अभी अगर एग्जाम में आता मुझसे नहीं बनता तो मैं तो छोड़ देता। अगर आप ये समझ रहे हो कि लेटाकर नहीं किया तो लेटाकर सबने देखा, सबने लेटाकर घर में स्तनपान कराया जाता है, तो ये वाला लेटाकर तो बिल्कुल सही है। इन तीन में से ये कोई गलत है तो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। तो ये कुछ मेथड होती हैं जिनसे अपन कराते हैं, जैसे क्रेडल जो है होल्ड होता है, उससे भी बच्चों को कराते हैं, उस विधि में बिठा के। क्रॉस ओवर भी होता है, माता के हाथ क्रॉस होते हैं बच्चे के साथ में, उस क्रॉस ओवर होल्ड भी होता है जिसमें कराते हैं। एक क्लच या फुटबॉल मेथड भी होती है, यानी बच्चे का मुंह पहले ले लेते हैं आगे की तरफ, पैर लटकते रहते हैं पीछे की तरफ। ये मेथड से भी कराया जाता है स्तनपान। इसके अलावा ये लेट के कराना है उसको साइड लेइंग कहते हैं, एक साइड बच्चे को लेटा देते हैं और कराते हैं फीडिंग, तो ये भी होता है। इसके अलावा एक कोयला जो है होल्ड भी होता है, ये आपको नेट पे मिल जाएंगे सब। और एक दो बच्चों को एक साथ माताएं स्तनपान कराती है, ट्विन होल्ड भी सही है, ट्विन होल्ड होती है, जिनके दो बच्चे होते हैं उनको कराना पड़ जाता है। और एक होता है लेड बैक होल्ड, तो इस टाइप के होल्ड होते हैं जिनमें बच्चे को स्तनपान कराया जाता है। तो क्रेडल भी सही है,
ये साइड लाइंग भी सही है, ट्विन होल्ड भी सही है। यहाँ पर जो आंसर है वो है स्टुअर्ट। ठीक है, तो मेरे से तो नहीं बनता इस टाइप का क्वेश्चन, मैं तो छोड़ देता अगर मेरे सामने आता। लेकिन चूंकि अब ये क्वेश्चन आ चुका है तो हमको इस चीज़ की चीज़ें, हमारी जो महिला कंपटीटर है उनसे तो बन जाता, जो जिनको थोड़ा बहुत पारिवारिक चीज़ें नॉलेज रहती तो वो सही कर लेते। अब आते हैं इसके बाद में 48वें क्वेश्चन है निमेश का। तो निमेश कौन सा रोग होता है? तो सभी को मालूम है कि निमेश वातंगत रोग होता है। थर्ड क्रेनियल नर्व उसमें निमेश में डैमेज होती है, तो उसके कारण ज़्यादा जो है वर्त में चलायमान हो जाती है, उसी को रोग को अपन निमेश कहते हैं। निमेश वातंगत रोग है, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। फिर आओ ज्वर, बेगो, अधिक तृष्णा, प्रलापा, स्वप्नम, भ्रमा, मावला, प्रवृत्ति, उत्प्रेरस किसका लक्षण है? तो बार बार जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको समझाता हूँ कि ये चरक का आया है, चरक चिकित्सा अध्याय ज्वर का, तीसरे का ही है। ज्वर के बेग हैं, तो ज्वर के बेग कितने हैं याद रखने के लिए? 5। तो इसका आंसर पंचमान है। ये तो फंडा इतना प्रोमेंट है कि अंतर्दाहो वाला अंतर्वेगी ज्वर का होता है और ज्वर बेगो वाला पंचमान ज्वर का होता है। तो ये श्लोक पूछा जाता है और मैं बार बार फंडे से आपको इसको याद भी कराता हूँ कि ज्वर के बेग कितने होंगे? 5। तो ज्वर बेगो पंचमान ज्वर का है, और अंतर्वेग आएगा तो अंतर्दाहो अंतर्वेगी ज्वर का होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इनको आप फंडे से बिल्कुल याद रख सकते हो। फिर आते हैं स्पष्टीकरण वाले में, जो कि ऑल इंडिया पीजीटी में भी ज्यादा आते हैं। तो यदि ऋतुकाल के पश्चात समागम किया जाता है तो स्त्री गर्भ धारण नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती भैया। मेंस्ट्रुअल खत्म होने के बाद में तुरंत थोड़ी ना ओवम निकल जाएगा। ओवम तो 14वें दिन आता है। ओवुलेशन जो है वो कौन से दिन होता है? ओवुलेशन जो है वो 14वें दिन होता है। तो उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है जल्दी गर्भ धारण करना, है ना? तो ठीक है, पहला कथन। दूसरा कह रहा है स्त्री योनि समृद्ध होती है और शुक्र को आंतरिक विकारों में स्वीकार नहीं करती। शुक्र कौन स्वीकार करेगा? ओवम है ही नहीं है। तो स्पष्टीकरण भी सही है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और अभी अपन ने जितने भी क्वेश्चन लगाए उनमें सब में इस टाइप का ही आंसर सही मिला है। तो ये भी पेपर पैटर्न को समझना एग्जाम हॉल में हमें आना चाहिए। फिर आते हैं 51वां क्वेश्चन है व्यवसाय सत्तू कितना है? अब जब मैंने एग्जाम में देखा तो मुझे नया लगा था, लेकिन मैंने नोट्स में इसको इंक्लूड करा के वो सरल बना दिया है। तो ये व्यवसाय सत्तू का वर्णन जो है आता है चरक में। चरक में जहाँ स्थूल की चिकित्सा बताई जाती है वहां पे आता है। चरक सूत्र अध्याय है 23, उसमें स्थूल की चिकित्सा में संतर्पण अपतर्पण में 21वां श्लोक है। 16 गुना रेशो होता है। और ये एक चीज याद रखना है, यूज पानक सत्तू, यूज में भी 16 गुना होता है, पानक में भी 16 गुना होता है, और सत्तू भी ध्यान रख लो। सत्तू से हम जो है व्यवसाय सत्तू ध्यान रखना है, इनमें रेशो 1:16 होता है। 16 गुना है। नए क्वेश्चन आपकी क्षमता को और बढ़ाते हैं। वैसे भी आप व्यवसाय यानी तिरकटू डाल रहे हो सत्तू में, तो मसाले तो कम ही डाले जाते हैं यार भाई। मसाले तो कम से कम डालेंगे, तो कम से कम ही आंसर लगाना है। तो 16 गुना सही आंसर है। फिर बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन में। तो सेमी सर्कुलर डक्ट के द्वारा के साथ साथ यूट्रिकल और सेक्यूल का संबंध इसमें से किसके संतुलन से है? तो एनाटॉमी के नोट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है कि 2 प्रकार के संतुलन होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। जो डायनेमिक होता है उसको ही काइनेटिक कहते हैं, काइनेटिक कहते हैं। तो जो स्टैटिक है, तो कौन सी स्टेट है जो सबको बैलेंस करके रखती है? तो फंडा मैंने पढ़ाते समय बताता हूँ, यूएस की जो है सबको बैलेंस करके रखती है यूएस, यानी यूट्रिकल और सेक्यूल जो है इसमें आते हैं। यूट्रिकल और सेक्यूल, ये आपके यूट्रिकल और सेक्यूल जो है किसके बैलेंस में आते हैं? स्टैटिक बैलेंस में आते हैं। और डायनेमिक बैलेंस या काइनेटिक बैलेंस में आते हैं आपके सेमी सर्कुलर क्या नाम है, और ये है आपका यूट्रिकल एंड सेक्यूल। यूएस की सेना, यूनाइटेड स्टेट जो है सभी पे बैलेंस करके रखता है। किसी की हिम्मत नहीं होती है रसिया बनने की। तो स्टैटिक में आता है यूट्रिकल सेक्युलर, और काइनेटिक में आती है आपकी सेना, है ना, सेमी सर्कुलर सेना। तो कुल मिला के इसका आंसर जो है वो दोनों निकलेगा। यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, सही आंसर जो है, राइट आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, दोनों में आता है। आपको इस पेपर मैंने खुद इसको दिया हुआ है, इसमें टॉप भी किया हुआ है। तो इसका आंसर एमपीपीएससी ने गलत दिया था पहले, फिर हमने उसको चैलेंज किया था तो आंसर बदला गया था। तो आप बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाएं कि बुक में तो ये लिखा है इसका आंसर ये दिया हुआ है। नथिंग इज राइट। अगर आप सही हो तो पीएससी भी आंसर चेंज करती।
अब आते हैं जाति, फलाद, लवंग, पूप, फल, है ना, ये क्या कहलाते हैं? तो लव पूजा जो है वो सुगंध के लिए होता है। ये अपने फॉर्मूला पहले भी समझ रखा है कि ये पूप फल, लवंग, लव पूजा यानी पूप फल और जाति फल ये क्या में आते हैं? सुगंधी त्रिफला में आते हैं। तिरकटू तो आप सभी जानते हैं। स्वल्प त्रिफला में क्या आते हैं? तो उसमें कासमरे आता है, कासमरे कहते हैं गंभारी को, तो कासमरे आता है। इसके अलावा आपका खजूर आता है और फालसा आता है ना, अरूसक आता है ना, और इसमें मधुर में दाक्षा आ जाती है। KKD, KKP है ना, ये रिवीजन कर लिया अपन ने, मालूम है इसका आंसर जो है वो क्या है? सुगंध त्रिफला है। ये अप्रोच रहना चाहिए कि आपको उनका भी नॉलेज है। तिरकटू तो शॉर्ट पीपी मेरे सभी को मालूम है। फिर आप प्रतिसारणी क्षार, प्रतिसारणी क्षार वो क्षार होता है जो अपन बाहर से अप्लाई करते हैं, तो कुष्ठ यानी स्किन डिसीज में कर सकते हैं। अर्बुद भी बाहर की तरफ ग्रोथ करता है, उसमें भी कर सकते हैं, भगंदर में भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर सभी है। और जो है शल्य का अपन इसको क्वेश्चन मान सकते हैं, या सुश्रुत संहिता का जो जिसमें क्षार का वर्णन है, सूत स्थान का जो 11वां चैप्टर, वहां पर ये बताया गया, 7वां श्लोक है। तो कॉमन सेंस है कि भैया सभी में कर सकते हैं, बाहर से यूज अपन कुष्ठ, अर्बुद, भगंदर दोनों में कर सकते हैं। विदिति में जरूर लिखा रहता है कि बाह्य विदिति में प्रतिसारणी क्षार होता है, अभ्यंतर विदिति में पानी क्षार होता है, वो हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं कि बाघभट्ट मत अनुसार सूतिका काल के कितने दिन बाद भ्रंगण करना चाहिए? भ्रंगण का मतलब वही है जो अपन जानते हैं, गुड़ के लड्डू खिलाते हैं। गुड़ ड्राई फूड जो होते हैं, गुड़ प्लस जो ड्राई फूड होता है ना, उसके लड्डू देते हैं ड्राई फ्रूट्स के। तो ये भ्रंगण जो है कब कराते हैं? तो 7 दिन बाद कराते हैं भ्रंगण। 7 दिन के बाद 6वें दिन छठी की पूजा हो जाती है, उसके बाद में 7वें दिन से अपन ये खिलाना चालू कर देते हैं। नोट्स में भी लिखा हुआ है, अष्टांग में भी आता है, ये रेफरेंस इसका अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय भी पढ़ना जरूरी होता है, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अष्टांग हृदय का सारी स्थान का अध्ययन करते हैं, पहला ही चैप्टर है उसका, ये 98वां श्लोक है। उसमें आपको मिलेगा कि 7 दिन बाद भ्रंगण करना चाहिए। और लॉजिक ये है कि 6वें दिन छठी की पूजा हो जाती है, 7वें दिन से आप सब खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 12 दिन बाद क्या कराते हैं? तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मांस रस चलता है तो 12 दिन बाद चलते हैं। इसको मैं फंडा भी बताता हूँ कि 1 दर्जन अंडे 12 दिन के बाद में मांस रस बताया गया है। 3 दिन तक कोई पंचकोल का यूज करना है। ठीक है, तो ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, स्थिति में पढ़ते हैं, उस वहां भी पढ़ते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, कटी, कपाल वेदना, कंडू, दाह, सोफ, गुदस किसका पूर्व रूप है? तो कटी कपाल में कंडू होना, गुदा में सोफ होना। गुदा में सूजन जो है वो हमेशा आपकी भगंदर में देखने को मिलती है। ये भगंदर का इसका आंसर है, पूर्व रूप का है भगंदर का ये श्लोक। जहां तक अगर हम श्लोक देखना चाहें तो सुश्रुत जब हम पढ़ते हैं तो उसका निदान स्थान जो आता है, उसका 4था चैप्टर भगंदर, उसमें ये 5वां श्लोक है। नोट्स में भी लिखा हुआ है ये, कटी कपाल में वेदना। और इंपोर्टेंट इसलिए है कि जब हम एमपीपीएससी पढ़ेंगे तो उसमें एक भगंदर का एक और दूसरा पूर्व होता है, कमर में वेदना होता है, वो भी पूछा गया है। तो एक ही टॉपिक रिपीट होता है, इससे ये समझ में आता है। फिर आए ब्यामी मिश्रे दोषे, ब्यामी दोषे ब्या मिश्र ए विक्रिया काल। इससे समझ में आता है कि वो यमा के वक्त सौगनी माता कदी का यमा का अलंकार होता है, मतलब एक जैसे वर्ड एग्जामिनर को पसंद होते हैं। तो इससे पहले जो मद्रम मद्रम वाला श्लोक अपन ने पढ़ा था बाजीगण का, वैसा ही श्लोक उनको ये पसंद आ गया। और व्याम मिश्र दोष यानी सन्निपातक दोषों की चिकित्सा सन्निपातक लक्षणों के आधार पर की जाती है, इसका ये मतलब है। तो पहले तो देखें सन्निपातक किसका भेद होता है, तो भगंदर में भी आता है, लेकिन भगंदर में सन्निपातक में ये चिकित्सा नहीं होता, वो तो असाध्य में चला जाता है। अस्मरी की चिकित्सा अलग होती है, प्रमेय की भी चिकित्सा संशोधन होती है, और क्रस में संसमन होती है। तो गुल्म क्या है ये श्लोक, सन्निपातक गुल्म में चिकित्सा की जाती है व्यामेश्वर व्यामी दो से। तो ये अभी शायद आपको पहली बार पढ़े कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन जब आप इसको एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर आप इसको गलत नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप कभी भी इसको गलत नहीं कर पाओगे। इसके बाद या एक बार आपने इसको देख लिया है तो सन्निपातक गुल्म में ऐसी लाइन लिखी गई है। फिर आते हैं कुकर यानी बूपिंग कफ का एक्टिवेशन पीरियड कितना होता है। तो बूपिंग कफ जो होता है उसी को अपन जानते हैं क्या, उसी को बोलते हैं परट्यूसिस। ठीक है, परट्यूसिस कहते हैं। और मेरा याद करने का फंडा था कि पोलियो परट्यूसिस में जो है
वो 7 से 14 दिन की ड्यूटी लगती है। तो इस हिसाब से अगर मैं जाता हूँ तो परट्यूसिस का ऑप्शन मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए 7 से 14 दिन। पर 7 से 14 दिन तो इसमें नहीं लिखा है, तो जो जो उससे करीब है वो सही मान लेते हैं, क्योंकि बुक्स में वेरी करता है, एलोपैथी में ऐसे ही होता है। तो यहाँ आंसर 7 से 10 दिन है। ठीक है, 7 से 10 दिन रहता है। ये 1 से 3 तो एंथ्रेक्स फीवर का होता है, डिप्थीरिया का 2 से 5 होता है, 3 से 6 होता है। तो इस टाइप से 7 से 10 सही आंसर है। फिर आए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, घृत तेल चा चूर्णादीनाम रसे छिपेत। रस में छिपेत करना है, छिप्र यानी कि उसमें छिपेत का मतलब यहाँ पर समझना चाहिए कि प्रक्षेप मिलाया जा रहा है। रस का मतलब है सोरस में, रस को सोरस भी लिखते हैं, तो सोरस में प्रक्षेप कितना मिलाया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ते समय बोला था कि कॉलेज टाइम में हम लोग जूस पीते हैं, सोरस पीते हैं, गन्ने का पीते हैं। तो यहाँ कॉलेज टाइम से जो मैंने याद कराया था उसके अनुसार यहाँ पर क्या आना है श्लोक में, कोल मात्रा आना है, कोल मात्रा में मिलाते हैं अपन। तो इस टाइप से अगर आपने पढ़ोगे तो संस्कृत में भी आ जाएगा, तो आप सही कर लोगे कि कॉलेज से कोल हमने याद किया था। तो यहाँ पर सही आंसर कोल मात्रा रसे छिपेत सही आंसर है। प्रक्षेप जो है कोल मात्रा में मिलाते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ क्वेश्चन बच्चों के हिसाब से भी बनाए जाते हैं कि भाई उनको बुरा ना लग जाए। तो बमन के पेपर वेग कितने होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी इतने सिंपल बनाए हैं, 8 होते हैं, मालूम ही है। 8, 6 और 4 ऐसे वेग होते हैं, पेपर वेग 8 होते हैं। ये 30 बमन विरेचन के हैं, विरेचन के पेपर वेग 30 होते हैं, मध्यम 20 होते हैं, और जो है जघन्य जो है 10 होते हैं। बच्चे को बुरा भी नहीं मान जाए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछने पड़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।